कि इन्हें जल्दी है बहुत। इन्हें जल्दी है इस बात की कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की जड़ें जल्दी से जल्दी खोद दें। मौका मिला है, जल्दी से जल्दी खोद दें। और इसलिए एक के बाद एक जिन चीजों के ऊपर जनता रिएक्ट कर सकती है, जिन चीजों के ऊपर जनता इकट्ठा हो सकती है, उन चीजों के ऊपर उसे सोचने मत दो। एक और बहुत बड़ा हमला आया, जब हिम्मत बढ़ती चली गई तो एक और बहुत बड़ा हमला आया, और वो हमला था इलेक्शन कमीशन का के थ्रू एसआईआर कराने का। एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको किस तरह से धमका करके अपने कब्जे में किया गया, पुलिस को किस तरह से कब्जे में किया गया, आईएएस ऑफिसर्स को किस तरह से कब्जे में किया गया, ये हमारी आंखों के सामने घटता रहा है पिछले 11 सालों में। बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में और खासतौर पर बिहार में वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना और इस मुद्दे के इर्द गिर्द विपक्ष ने एक तरह से खुलकर चुनौती दी चुनाव आयोग को। जो विपक्ष जिस विपक्ष को लेकर सवाल रहता था कि विपक्ष है कहाँ, दिखाई क्यों नहीं देता, सड़क पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, वो सड़क पर भी है, संसद में भी है, वो बोल भी रहा है, वो चुनौती भी दे रहा है, सबूत भी दे रहा है। ये विपक्ष जो वो 2014 के बाद वाला विपक्ष नहीं है, ये इस विपक्ष में एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है और चुनौतियों का सामना करने का मादा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह एक संविधान संशोधन बिल लेकर आए, जिस बिल के आने के बाद विपक्ष ने वहां पर भी मोर्चा खोला, बिल को फाड़ा, हवा में वो तमाम कागजात को फाड़ने के बाद लहरा भी दिया। लेकिन सवाल ये, क्या ये बिल उस वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया? क्योंकि अब फोकस मीडिया का, खासतौर पर टीवी मीडिया का इसी मुद्दे पर है और वो इस मुद्दे को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश के तौर पर है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और आप इसमें रोक लगा रहे हैं। तो ये क्या है पूरा मामला? हमारे साथ मशहूर शायर और वैज्ञानिक गौहर रजा साहब है, उनके साथ चर्चा करेंगे। गौहर साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर बुलाने का। शुरुआत यहां से करते हैं कि 2014 के बाद से क्या क्या हो लिया इस देश में। हमारे जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका ये कहना है कि जिस दिन सेडिशन लॉ को हिस्सा बनाना था अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 3 रात सो नहीं पाए और इसके बारे में सोचते रहे, क्योंकि खुद वो उसको झेल चुके थे, हिंदुस्तान की आम जनता उसको झेल चुकी थी। बहरहाल उसके बाद वो सेडिशन लॉ रहा और हमें मालूम है कि क्या हिस्ट्री उसकी रही। अलग अलग सरकारों ने हमेशा से ये कोशिश की है कि ऑपोजिशन की आवाज को दबाने का कहीं ना कहीं उनके हाथ में कुछ हथियार रहे, लेकिन पुरानी सारी सरकारें कम से कम एक चीज पर, एक मुद्दे पर पूरी तरह से सहमत थी, और वो था मुद्दा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम नहीं बदलेंगे सिवाय आरएसएस के। एक ऐसी संस्था देश के अंदर रही शुरुआत से ही जिसका ये कहना था कि ना झंडा हमें मंजूर है तिरंगा, और ना हमें कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर है। 2014 के बाद जब ये पूरी तरह से संभाल लेते हैं तो इन्हें यूपीए काफी नहीं लगता, इनको सेडिशन लॉ काफी नहीं लगता, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ये बात मालूम है अच्छी तरह से आरएसएस को कि कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को अगर पूरी तरह से एक झटके में बदलने की कोशिश की जाए तो उसको बदलना आसान नहीं होगा, यानी लगातार जड़ें खोदते रहो। अब सवाल यह है कि जड़ें किस किस तरह से खोदी गई। पहले
मीडिया पर कब्जा किया गया, बुद्धिजीवियों के ऊपर हमला किया गया, उनको कहा गया कि वो अवार्ड वापसी एक गैंग है हिंदुस्तान में। ये अल्फाज इस्तेमाल करना इससे पहले की किसी हुकूमत ने कभी नहीं किया था। इमरजेंसी के अंदर भी सरकार ने किसी को गैंग नहीं कहा था। हमें दिखाई देता है कि एक के बाद एक लॉज लाने की कोशिश की गई, सीएए हुआ, हमारे किसानों के खिलाफ लाए गए 3 कानून, लोगों को लगातार जेल भेजा गया। इतने लार्ज लेवल के ऊपर हमारी सरकारों को जो अलग-अलग पार्टीज की थी, उनकी खरीदो फरोख्त जो है वो बड़ी बेशर्मी के साथ की गई। ये सारे संविधान के ऊपर अटैक थे। मीडिया को खरीद लिया गया, धमका दिया गया, खामोश कर दिया गया और अपना तोता बना करके उसको इस्तेमाल किया गया। हमें ये मालूम है कि किस तरह से जुडिशरी के ऊपर हमला हुआ और कम से कम 4 ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये हिम्मत दिखाई कि बहुत जल्दी उन्होंने अलार्म खड़ा कर दिया इस देश के लिए और उन्होंने जनता की अदालत में अपील की कि उन्हें संविधान बचाना है। ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था हमारे देश की हिस्ट्री में। इससे पहले जजों ने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह से नहीं की। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किस तरह से धमका करके अपने कब्जे में किया गया, पुलिस को किस तरह से कब्जे में किया गया, आईएएस ऑफिसर्स को किस तरह से कब्जे में किया गया, ये हमारी आंखों के सामने घटता रहा है पिछले 11 सालों में। एक और बहुत बड़ा हमला आया, जब हिम्मत बढ़ती चली गई तो एक और बहुत बड़ा हमला आया और वो हमला था इलेक्शन कमीशन का के थ्रू एसआईआर कराने का। इससे पहले घोटाले होते रहे, ऐसा नहीं है कि दूसरी सरकारों के जमाने में घोटाले नहीं हुए और किसने किए और किसने नहीं किए उस बहस में जाने से कोई फायदा नहीं आज के दौर में। लेकिन आज हर एक नागरिक के हाथ में लगभग सेलफोन मौजूद है, इसलिए घोटाला आसानी से खुल जाने के चांसेस, यानी वोट की चोरी आप ईवीएम के थ्रू कर सकते थे। जो मेरा ख्याल ये है और मेरी पोजीशन हमेशा से रही है और आपके चैनल के ऊपर भी मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं कि ईवीएम को लगातार इस्तेमाल किया गया वोट की चोरी के लिए। यानी हम वापस जाने को बैलेट पे इसलिए तैयार नहीं है कि ईवीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और तरीका जो ढके छुपे तरीके से बीजेपी लगातार करती रही थी, आरएसएस के द्वारा करती रही थी, यानी बोगस वोट बढ़ाते जाओ और कैलकुलेट कर लो कि कहां बोगस वोट कब बढ़ाने, कितने बढ़ाने और उन वोटों का इस्तेमाल करके इलेक्शन को सबोटाज करो। ये मेरे ख्याल में मिर्जा साहब हिंदुस्तान की के लोकतंत्र के ऊपर बाकी हमलों के मुकाबले में सबसे बड़ा हमला था और सबसे बड़ा हमला है। मैं क्यों कह रहा हूं इसको सबसे बड़ा हमला? एसआईआर करना, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करना उन चीजों के लिए जो घोटाले खुद आरएसएस और बीजेपी कर रही थी और आज हमें मालूम है कि वो उन घोटालों के सबूत ऑपोजिशन ने ला करके दिए हैं। वो घोटाला हमारे सामने है कि किस तरह हरियाणा का इलेक्शन जीता गया, किस तरह कोशिश की गई कि कर्नाटका का इलेक्शन जीत जाया जाए, किस तरह कोशिश की गई महाराष्ट्र का जीत जाया जाए और अब किसी भी इलेक्शन पे यकीन नहीं बचा। यानी जो इनको सीटें मिली लोकसभा इलेक्शन में, आज
इस देश के नागरिक को उस पर भी यकीन नहीं बचा। ये हमला इसलिए सबसे बड़ा हमला है कि मैं समझता हूं हमारे देश में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से लेकर आखिर तक हमने बहुत सारे बराबरी के वादे किए थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी बराबरियों के वादे किए थे जिस बराबरी के लिए और देशों में बड़े बड़े संघर्ष चलाए गए, तब लोगों को मिली थी। उनमें किसी बराबरी को हम अचीव नहीं कर पाए पूरी तरह से। लेकिन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना, लागू हुआ, उस दिन एक बराबरी हमारे हर नागरिक को मिल गई और वो बराबरी थी वोट की बराबरी। वोट की बराबरी का मतलब ये था कि अडानी हो, अंबानी हो, प्रेसिडेंट हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, सब उसी लाइन में बराबर से खड़े होते हैं। आई एम सॉरी, गला बहुत खराब हो रहा है। तो आप इसमें एडिट कर दें। ये बराबरी कम से कम गरीब आदमी हिंदुस्तान की बहुत अच्छी तरह से जानता था और इसकी वजह ये थी कि गरीब आदमी, हमारे देश का अनपढ़, गांव में रहने वाला, एक मौका साल में, 5 साल में या कभी कभी उससे पहले ऐसा जरूर आता है जब नेता हाथ जोड़कर, झोली फैलाकर उसके दरवाजे पर जाते हैं। ये हो सकता है कि उसे ब्राइब करने की कोशिश करते हो, इसके बड़े चार्जेस और देखने को भी मिला है, एक्सपीरियंसेस भी हैं हम लोगों के। लेकिन नेता को जाना पड़ता है, किस वजह से? इस वजह से कि वोट की बराबरी। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस गरीब जनता ने इसी वोट का इस्तेमाल करके लगातार नेताओं को सबक सिखाए। उसकी बड़ी मिसाल इमरजेंसी है, जब इंदिरा गांधी को सबक सिखाया। उसकी मिसाल है जनता पार्टी की सरकार को सबक सिखाया। उसकी मिसाल है लगातार वाजपेयी की सरकार को शाइनिंग इंडिया के सबक सिखाया। हमारे पास उसकी लगातार बड़ी मिसालें ये हैं देशव्यापी। लेकिन छोटे लेवल के ऊपर, चाहे वो ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो या वो एमएलए का इलेक्शन हो, एक कॉन्फिडेंस है इस देश की जनता को कि हम सबक सिखा सकते हैं। नेता को हमारे पास आना पड़ता है और उस नेता को हम एक बार सबक सिखा सकते हैं। हम बराबर हैं। एसआईआर उस बराबरी के ऊपर हमला है और इसलिए हमला है कि आज के दौर में अब बीजेपी को और आरएसएस को ये कॉन्फिडेंस नहीं बचा कि अगर ये संविधान लागू रहता है तो कहीं उनको बाहर ना निकाल दिया जाए। ये कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि जितने और तरीके थे जो अब तक इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें दादागिरी, गुंडागर्दी, लोगों को मुझे मालूम है कि गुजरात के इलेक्शन में मुसलमानों को बसों में भर करके गुजरात से बाहर दरगाहों के ऊपर फ्री में भेज दिया गया ताकि उनके वोट ना पड़ने पाए। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ। ऐसे हालात में अब इन्हें ये डर लग गया है कि ये काफी नहीं है, इसलिए एसआईआर की जरूरत पड़ी है। इसलिए एक ऐसा लॉ पास किया गया जिसमें अब सरकार ही इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगी। इसका कोई चांस ही नहीं है कि किसी और की आवाज बचे, क्योंकि 3 में से सिलेक्शन कमेटी में से एक ऑपोजिशन लीडर है, बाकी दोनों
सरकार के नुमाइंदे। तो जाहिर है कि आपने वहां से सबोटाज शुरू किया, ऐसे आदमी को चुना जो आपके आगे नतमस्तक रहे, हाथ जोड़ करके खड़ा रहे, जो आपका बिल्कुल लॉयल हो या शाखा से निकला हुआ। अब इन हालात में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से कॉम्प्रोमाइज हुआ है। इलेक्शन कमीशन के बिना ना हरियाणा के इलेक्शन जीते जा सकते थे, ना शायद महाराष्ट्र के इलेक्शन जीते जा सकते थे। इन दो जगहों के बारे में पता है, बाकी और जगह के बारे में भी जानकारी अगर मिल जाए तो शायद यही राज खुलेगा। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि इन्हें जल्दी है बहुत। इन्हें जल्दी है इस बात की कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की जड़ें जल्दी से जल्दी खोदते हैं। मौका मिला है, जल्दी से जल्दी खोदते हैं। और इसलिए एक के बाद एक जिन चीजों के ऊपर जनता रिएक्ट कर सकती है, जिन चीजों के ऊपर जनता इकट्ठा हो सकती है, उन चीजों के ऊपर उसे सोचने मत दो। मीडिया के कैंपेन को चलाए रखो, उसमें आग और फ्यूल, तेल डालते रहो। लगातार ये बात करते रहो कि एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे के ऊपर लोग जाते रहें, कूदते रहें। कहीं किसी चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लो, कहीं पुलवामा करा दो, कहीं किसी कोई नया बिल ला दो, कहीं एसआईआर करा दो। एक के बाद एक चैन से मत बैठने दो। यानी रात के 12 बजे कह दो कि नोटबंदी कर दी हमने, सोच ना पाए उससे पहले कहो कि हम टेररिस्टों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कहो नहीं नहीं टेररिस्टों को खत्म नहीं कर रहे, हम तो काला धन खत्म कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। गोल पोस्ट लगातार चेंज करते रहो, लोगों का ध्यान लगातार बटाए रखो। सोचने की, समझने की, इकट्ठा होने की लोगों को मोहलत मत दो, जनता रिएक्ट ना कर पाए। लेकिन जनता जनता होती है। इस जनता ने अंग्रेजों को सबक सिखाया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं कि इस वक्त जो 3 कानून पेश किए गए हैं, जाहिर है पास नहीं किए जा सकते। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन आप करने जा रहे हैं तो वो नहीं हो सकता। लेकिन ये एक बड़ी धमकी जरूर है, अपने साथियों के लिए भी और ऑपोजिशन के लिए भी। ऑपोजिशन की सरकारें हम गिरा सकते हैं, हम किसी भी चीफ मिनिस्टर को अंदर जेल भेज सकते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से चार्ज लगाया गया, महीनों, साल, 1.5 साल, 2 साल तक अंदर रखा गया लोगों को जेल में। और उसके बाद उनके ऊपर जब उनकी सरकार खत्म हो गई तो वो केस भी खत्म हो गया। यानी आपने तो अचीव कर लिया अपना जो गोल था, अब उसको ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाना चाहा। वो चंद्रबाबू नायडू हों या बिहार के चीफ मिनिस्टर हों, ये धमकी उनके लिए भी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन के लिए धमकी है। आज ये सरकार उन दोनों की वजह से टिकी हुई है, वरना कब की गिर गई होती। ये सरकार अगर बैसाखियों पे चल रही है तो उन बैसाखियों को मजबूत रखना धमकी के बिना और कोई चारा नहीं। पर ये उन सरकारों के लिए भी है जो ऑपोजिशन की सरकारें हैं, क्योंकि ऑपोजिशन की सरकार अगर कहीं बनती है और वो कोई अच्छा काम कर रही है तो उसका असर देश के और हिस्सों के ऊपर भी पड़ता है। ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। इस देश में याद रखें कि पहली बार ऐसा हुआ है
कि स्कूलों का नंबर बढ़ाने के बजाय किसी सरकार ने स्कूल बंद किए, और एक तो स्कूल बंद नहीं किए, हजारों की तादाद में बंद किए। तो अगर स्कूल बंद कर रही हैं इनकी सरकारें, तो कहीं ना कहीं अगर ऑपोजिशन केरल के अंदर बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम चला रहा है, तो वहां के चीफ मिनिस्टर को आप ईडी भेजकर 30 दिन जेल में रखकर 5 साल वाली सजा का इल्जाम लगाकर गिरा सकते हैं। वहां की बड़ी स्टेबल सरकार है, उसको गिराना आसान नहीं, लेकिन आप पूरी सरकार को हिला सकते हैं वहां के चीफ मिनिस्टर को 30 दिन के लिए अंदर करके। कोई भी चार्ज लगाना आसान है, और इस बीच में हमने देखा है कि कोई भी चार्ज लगा करके किस तरह से अंदर रखा गया है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको दूर की कौड़ी समझा जाए। ये दूर की कौड़ी नहीं है, ये हमारे सामने हो रहा था अब तक। मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये भी जो कानून लाने की कोशिश की जा रही है, ये खाली मुद्दा नहीं है, ये खाली मुद्दे से भटकाने की बात नहीं है। सोचने ही मत दो अवाम को, ऑपोजिशन को, कि वो सड़कों पे किसी एक मुद्दे के लिए उतर पाए और सोच पाए। दूसरी तरफ लगातार धमकी में रखो कि हम ये कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि संविधान की जड़ें लगातार खोदते रहो। अगर बदल नहीं सकते कहीं पर, तो कम से कम जहनों में बदलने की कोशिश जरूर करो। कैंपेन चलाए रखो संविधान के खिलाफ, जो गारंटीज हैं उनके खिलाफ। किसी और सरकार ने गवर्नर्स को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया है, एजेंट्स की तरह से। ये लगातार, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार खिलाई, ये वहां पर भी हमला कर रहे हैं। ये वापस गए हैं सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के लिए कि हम तो एजेंट की तरह से ही इस्तेमाल करेंगे, आप कुछ भी कहते रहिए। सवाल इस वक्त ये है कि अवाम के बीच में सवाल ये है कि अवाम के बीच में इस वक्त इस मुद्दे ने, खास तौर से वोट के मुद्दे ने, लोगों के दिलों को खौफ में डाल दिया है। लोग लगातार ये अब शक कर रहे हैं, जिनके वोट नहीं मिले थे पिछले इलेक्शन में, जिनके नाम कट गए थे, उसमें चर्चा कर रहे हैं आज लोग कि शायद बराबर में जो बीजेपी वाला रहता है इसने मेरा नाम कटवाया। इससे पहले तक, जब तक ये मुद्दा सामने नहीं खुल करके आया था, तब तक उसका ये ख्याल था कि हो सकता है गलती हो, पहले भी गलती हुई है, कभी नाम रहा कभी नहीं रहा, हो सकता है मैं प्रोएक्टिव ना रहा हूं, लेकिन अब लोगों को ये शक है कि पड़ोस में आरएसएस वाला जो था, शायद मेरा नाम उसने कटवाया है, क्योंकि उसे मालूम था। लेकिन अब यह काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। हमें मालूम है ठीक। कि किस तरह से एसआईआर में मदद करने के लिए जो लोग आए थे, जिनको बहुत कहा इलेक्शन कमिश्नर ने कि इतने वॉलंटियर्स मौजूद हैं, वो वॉलंटियर्स कौन थे। बहुत शुक्रिया गौहर साहब, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर खुलकर विस्तार के साथ तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए।